बायोलॉजी की पहली क्लास में आप लोग एकदम मन लगा के पहले ही दिन से पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए और एक बेहतरीन क्लास क्रैश कोर्स से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित और सबसे ज़रूरी आपको टॉपर बनाने से संबंधित आज चलेगी। और जितना हम कहेंगे सिर्फ उतना ही करने की कोशिश करिएगा। ये एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। जितना टीचर के द्वारा कहा जाए, चाहे मैं हूँ, चाहे आनंद सर हूँ, चाहे बाकी टीचर हो, सबके द्वारा, प्रिंस सर, इंग्लिश वाले सर, दीपक सर, मैथ वाले सर, विवेक सर, केमिस्ट्री वाले सर, सौरभ सर, उल्टा बोल गए, सब लोग जो कहे उतना ही करने की कोशिश कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, प्रणाम। जल्दी से लाइव आ जाइए, बच्चे धीरे धीरे लाइव हो रहे हैं, संख्या बढ़ती ही जा रही है। चलिए, हम पेन कॉपी लेकर आए हैं, बिल्कुल जरूरी है। देखो, जितनी चीजें समझाई जाएंगी और जितनी चीजें कही जाएंगी उसको लिखिएगा एकदम। और आज से एकदम मान लो, पहली चीज टीचर की हर बात माननी है, दूसरी चीज घूमना कम करना है, तीसरी चीज सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है, और चौथी चीज टीचर जितना कह रहा है लिखने के लिए घर पे उतना बैठ के प्रैक्टिस जरूर करना है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। जितने भी जैसे भी बच्चे हैं सबका स्वागत है, ठीक है ना जी। सर जी पहचाने नहीं क्या? सर बिल्कुल पहचान गए। पुराने बच्चे भी हैं, नए बच्चे भी हैं। हाँ, पुराने बच्चों का तो स्वागत है ही, सॉरी, हाँ स्वागत है ही, और नए बच्चों का तो एकदम स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, 1 मिनट के अंदर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक। चलो, 7:01 हो रहा है, जैसे ही 2 मिनट होने को होगा क्लास को शुरू किया जाएगा। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गुरुजी, हम भाग के आए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा, कम से कम भागे तो अपने लिए। इस समय स्वार्थी बन के जियो, केवल अपने लिए पढ़ो, ठीक। ओके सर, मैं आपका आ गया, पेन जरूरी है। अच्छा चलो, बढ़िया है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आशीर्वाद दीजिए सर, सभी टीचरों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा, क्योंकि टीचर भी आपके साथ लगे हुए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि टॉपर यहीं से आए, ठीक। चलो, जय मां सरस्वती। MD हजरत जी, वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम। चलिए, जय श्री कृष्णा, सलोनी जी, पीयूष जी, जय श्री राम, जय महाकाल, बोलू जी। अब करते हैं क्लास को शुरू, टाइम हो गया, ठीक है ना। चलो, तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ ये रहे हैं कि जीवों में जनन, जिससे आपके मैक्सिमम लघु उत्तरीय क्वेश्चन और एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सिर्फ बनता है, और लघु उत्तरीय क्वेश्चन इससे लगभग 4 बनते हैं, और बाकी तो ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से आने ही है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे एक लॉन्ग आंसर के लिए और मैक्सिमम 4 से 5 शॉर्ट आंसर के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता है, ठीक है ना। चलिए, आज से पढ़ाइए मस्त। चलो बढ़िया है, तो सीधे आते हैं अब टॉपिक पे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं जनन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, क्या नाम है? जीवों में जनन। तो जीव किसे कहोगे? जो जीवित है, सजीव है, ठीक है ना। सजीवों में ही जनन की क्रिया होगी, निर्जीवों में नहीं होगा, ठीक है ना। तो सुनने पे एक चीज देखो, LSRW, इस चीज को पूरी तरीके से ध्यान रखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इंग्लिश के वर्ड हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो जो भी चीज़ें टीचर पढ़ाएगा उसको सबसे पहले सुनने पे फोकस करिएगा। चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो स्पीकिंग, बोलना मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। रीडिंग, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए। सारी चीज़ें समझ में आ जा रही हैं तब जाके लास्ट में उसको लिखिए आंसर की तरीके से। तो ये फार्मूला पूरा लगाइएगा, LSRW, इसके अलावा और कुछ भी कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए, TGS अभिषेक जी, चलो, तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालते हैं किस, क्या चीज़? जनन या रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला हेडिंग ले रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्शन या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं जनन। रिप्रोडक्शन या जनन, ठीक। चलो, एकदम समझने की कोशिश की जाएगी आराम से, लेके परेशान मत होइएगा, ठीक। और एग्जाम में सिर्फ उतना ही पढ़ने पे फोकस लगाइएगा, ध्यान, जितना आपके सिलेबस में एग्जाम में आना है। बाहरी चीजों को एकदम पढ़ने से बचिएगा, ठीक है ना। चलो, हाँ, बच्चे आ गए हैं लाइव, आपके साथ उतार सकते हैं, बाद में आपको PDF मिल जाएगा, बैठ के लिखिएगा आराम से। अभी फिलहाल जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं उसको नोट करिएगा। जैसे करिएगा कि कोई ऐसा टॉपिक आप पढ़ लिए जो आपको एकदम लग रहा है कि ध्यान से सुनना चाहिए, लिखना चाहिए, सिर्फ उसको नोट करिए। PDF जैसे ही आपके पास पहुंचे उसके बाद लिखिए, और मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। अभी आप लोग आज की क्लास सिर्फ देखिए, नोट करने की चीज़ें बाद में कैसे समझा देंगे, कैसे करना है, ठीक है ना। चलो चलो,
देखो जनन सीधे सीधे कह रहा है जनन, जनन किसे कहोगे? मान लो कह रहा है कि दुनिया में अगर जीवों की बात की जाए तो एक कोष की जीव भी हैं और बहुकोष की जीव भी है। बहुकोष की जीवों में तो हम लोग आ गए, और एक कोष की जीवों में अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, एल्गी मतलब शैवाल, फंजाई मतलब कवक, ये सारे जीव आते हैं जिसको ईस्ट भी कहते हो, है ना, जिसको ईस्ट भी कहते हो। तो कह रहा है इस केस में क्या किया जाएगा कि पहले हम लोग चेक करेंगे कि एक कोष की जीवों में जनन की क्रिया कैसे होती है, फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुकोष की जीवों में जनन की क्रिया कैसे होती है। तो एक कोष की जीवों में जब भी जनन की क्रिया होनी होगी बच्चा, तो एक कोष की जीवों में जनन की क्रिया हमेशा समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होगी। और समसूत्री कोशिका विभाजन को आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे, उसमें एक कोशिका विभाजित होती है दो कोशिका में, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन बहुकोष की जीवों में होती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब कैसे फिगर बनाना है, कैसे क्या लिखना है, कितना लिखना है, इस बात पे फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ, वैसी प्रक्रिया जिसमें अपने जैसे संतान को जन्म देने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। पूरी तरीके से बच्चे ने जिसने भी लिखा उसको सही कहते हैं। तो इसको जब भी आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा बच्चा, हमेशा अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा, किताबी ज्ञान को नोट्स में या आंसर को लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले प्रणाम स्वीकार करें, सभी का प्रणाम स्वीकार है बच्चा। तो लिखोगे जनन वह प्रक्रिया है, शुरुआती दौर में देखो मैं लिख के समझा दे रहा हूं, बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, ठीक है ना। क्या लिखोगे? जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया। अपने लैंग्वेज में एग्जाम में जब भी लिखोगे तुमको उसका नंबर बढ़िया मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव, एकदम बेसिक से, आज बोर मत होना, एकदम बेसिक से आज शुरुआत कर रहे हैं, बाकी आराम से शुरू कर लिया जाएगा। आज कुछ बच्चे नए होंगे, जो बच्चे एकदम पहली बार क्रैश कोर्स लिए होंगे उनको भी आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। जनन वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, अब अगर कहे जीव है और निर्जीव होता तो क्या उसमें जनन की क्रिया होती? तो नहीं। तो अगर पूछेगा जनन वह प्रक्रिया है, जनन किसे कहते हो? तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका या जीव अपने ही जैसे नए कोशिका या जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। हम यहाँ कोशिका इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अभी जब प्रकार आएगा तब उसको समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए सर मेरे फोन में ऐप पर क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक बार बच्चा बैक जाके फिर से डाटा चेक करो और फिर से जाके स्टार्ट करो क्लास को, हो सकता है स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? उत्पन्न करने की क्षमता रखता है जिसके कारण यह संख्या में वृद्धि करते हैं, यह संख्या में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण यह संख्या में वृद्धि करते हैं। ये आप लोगों को पहले से पता होगा लेकिन समझाना जरूरी है फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम आपको क्वेश्चन जब बताएंगे कि कैसे आता है तब आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले कह रहा है जनन किसे कहोगे? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे किसी अन्य जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण यह क्या करते हैं? संख्या में वृद्धि करते हैं। अब कह रहा है ये जो जनन होता है ना बच्चा, ये जनन दो प्रकार से होता है। फिर अगला हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे? जनन के प्रकार। क्या? जनन के प्रकार, या इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक। जनन के प्रकार, पहले तो ये हेडिंग हो गया। अब जनन के प्रकार आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे पर फिर भी उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं लैंगिक जनन, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा ना, ठीक है, चुपचाप सुनिए, आराम से एकदम मन लगा के चुपचाप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप लोगों को अभी देखिए कितना अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। चलो हाँ, लैंगिक अलैंगिक, लैंगिक अलैंगिक पूरा भर दिए हैं बच्चे, एकदम तैयार बैठे हैं एकदम पढ़ने के लिए। तो कह रहा है जनन किसे कहोगे? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका कह लो या कोई जीव कह लो, जीव में सारी चीजें आ जाएंगी जो जीवित हैं, अपने ही जैसे किसी अन्य जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तो इसे जनन कहते हैं। यह क्रिया 2 प्रकार से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरी में पूछ लिया तो इसको डिटेल में भी लिखना होगा, और कभी कभी पूछता है अलग से पूछेगा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए, या अलग से पूछेगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। तो कितना लिखना रहेगा, कितना नहीं लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, उसको हम समझा देना है। फिलहाल अभी हम चलते हैं इसके प्रकार पे, ठीक है ना। चलो बढ़िया, सारे बच्चे आंसर सेम ही लिखे। तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, ठीक। और इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब यहां से बच्चा, मेरी मेहनत तो है ही, मुझे तो मेहनत करना ही है, यहां से अब आपकी मेहनत की बारी आ रही है, क्योंकि आपको भी अब टीचर के साथ मेहनत करना पड़ेगा बढ़िया से, एकदम लग के। सुनो, एक चीज एकदम मन में गांठ मार लो, बैठा लो, जब भी आपका चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए चाहे लघु उत्तरीय क्वेश्चन आए 2 नंबर वाला, उसमें अगर पूछ लिया अलैंगिक जनन किन जीवों में होता है, तो दुनिया में बच्चा जितना भी तुमको याद रहे कि एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वैक्स, उसके बाद जो भी शैवाल वगैरह है, एक कोश की शैवाल, बहुकोश की भी होती है, एक कोश की शैवालों की बात कर रहे हैं, और जितने भी कवक हैं, कोश की ईस्ट जिसको कहते हो, उन सब में जनन की क्रिया कैसे होगी? अलैंगिक जनन के कारण। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रहा है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें किसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बहुकोश की होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो एक कोश की जीव होगा। तो एक कोश की जीवों में हमेशा जनन की क्रिया कैसी होती है? अलैंगिक। अब कैसे होता है इसकी बात आ गई, ठीक है ना। तो मान लो कह रहा है कि हम एक उदाहरण ले रहे हैं अमीबा, किसका? अमीबा। एक उदाहरण ले रहे हैं हम लोग अमीबा का, और अलग से भी ये क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में जनन की क्रिया किस विधि द्वारा होती है। तो अमीबा में जनन की क्रिया सबसे पहला तो अलैंगिक जनन के कारण होता है, फिर उसके प्रकार भी हैं, विखंडन, द्विखंडन, वो अलग चीज है, ठीक है ना, उसको तो बाद में देख लिया जाएगा, ठीक। चलो अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि अमीबा में जनन की क्रियाविधि किस विधि द्वारा होती है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अमीबा को। अब अमीबा की कोई संरचना निश्चित नहीं होती है, तो उसको आप चाहे जैसे बना लीजिएगा, उसको लेके परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि उसके बाहरी आवरण में पेलिकल नामक संरचना पाई जाती है, जिसमें निरंतर विभाजन होने के कारण स्यूडोपोडिया या कूटपाद बनता है, जिससे क्या होता है कि उसकी संरचना निश्चित नहीं होती। द्विखंडन, वेरी गुड। अगर पूछेगा ऑप्शन में बहुखंडन भी दिया रहा है अमीबा में, निधि कक्कर जी, तो अमीबा में जनन की क्रिया बहुखंडन और द्विखंडन दोनों के कारण होता है, तो केवल विखंडन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, उदाहरण के तौर पर सब लिखे हैं वैसे। क्या नाम है? इंजमामुल हक जी, आप जब जो आंसर लिखे वो पूरी तरीके से सही है, लेकिन जब पूछेगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, तब वो आप जो डेफिनेशन लिखे वो लिखेंगे, ठीक है ना। खत्म हो जाएगा बच्चा सिलेबस, उसको लेके परेशान ना रहो। आज पहली क्लास है, तो सारे टीचर आराम से आपको पहले अपना तरीका बता देंगे कि कैसे समझाना है, कैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है घर पे, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो, तो इसमें जो तरल पदार्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, या इसी को हिंदी में लिखा जाता है कोशिका द्रव, ठीक। देखो, कभी कभी हिंदी ना लिख के इसी को हिंदी में लिख देता है साइटोप्लाज्म, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम दोनों लिख रहे हैं। और इसको कहते हो न्यूक्लियस,
या इसी को हिंदी में कहते हो केंद्रक। ठीक, इसको क्या कहते हो? केंद्रक। अब कह रहा है कि जब भी अमीबा में जनन की क्रिया होनी होगी तो सबसे पहला जो कार्य होगा, इसके केंद्रक में एक क्रिया होगी जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब इस कैरियोकाइनेसिस को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। यहां जो कैरियो वर्ड है ये आया है कैरियन से, और कैरियन को ग्रीक भाषा में कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक, और दूसरा शब्द है यहां पे क्या? काइनेसिस। काइनेसिस का अर्थ होता है डिवीजन, और डिवीजन को बच्चा हिंदी में हम लोग कहते हैं विभाजन। क्या कहते हैं? विभाजन। और न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हो? केंद्रक। अगर इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाए तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? केंद्रक विभाजन। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया यदि किसी कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहोगे केंद्रक विभाजन। हालांकि ऑप्शन में तो देगा नहीं, ये तो सिंपल है, तो ऑप्शन में देगा कैरियोकाइनेसिस। तो जब किसी कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है तो उसके विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। जिसके कारण क्या होगा? अमीबा का केंद्रक दो भागों में क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। तो एक ही अमीबा में केंद्रक की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। तो इसे क्या लिखोगे? 2 न्यू न्यूक्लियस या केंद्रक, 2 नए केंद्रक। अब इसमें कोशिका द्रव्य ही था, तो अगला स्टेप जो बच्चा इसमें होगा, ये जो तरल पदार्थ था कोशिका द्रव्य, तो इसके कोशिका द्रव्य में अगली जो क्रिया होगी उसे कहोगे साइटोकाइनेसिस। क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। अब यहां साइटो का अर्थ है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस का अर्थ वही है जो यहां पे था। काइनेसिस का क्या अर्थ होगा? डिवीजन। और हिंदी में क्या लिखोगे इसे? विभाजन। क्या लिखोगे? विभाजन। और साइटोप्लाज्म को क्या लिखोगे? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। और दोनों को एक में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव विभाजन, या उसी को इंग्लिश में क्या कहोगे? साइटोकाइनेसिस। जिसके कारण कोशिका बीच से ऐसे सिकुड़ने लगेगी। कोशिका बीच से ऐसे क्या होगा? सिकुड़ने लगेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ उसका कोशिका द्रव क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। और कुछ समय के पश्चात 2 नए कोशिकाएं बन जाएंगी। कुछ समय के पश्चात क्या बन जाएगा? 2 नई कोशिकाएं बन जाएंगी। तो इसे क्या लिखोगे? 2 न्यू, यहां न्यूक्लियस लिख रहे थे, यहां क्या लिखोगे? सेल या कोशिका। और ये दोनों कोशिकाएं किसकी होंगी अगर पूछा जाए? तो ये दोनों कोशिकाएं होंगी किसकी? अमीबा की। किसकी होंगी? अमीबा की। अब सुनो सबसे जरूरी चीज, अब सबसे जरूरी चीज सुनो। आपसे एक सर बायोलॉजी में 95 प्लस नंबर लाएंगे। मेरी बात मान जाओ तो 95 प्लस नहीं, जो मैंने 97 कहा था उतनी भी हो जाएगी। ठीक है ना? चलो, आप डाटर सेल भी लिख सकते हो। हाँ, जो बच्चा लिख रहा है वहां पे डाटर सेल भी लिख सकते हो। अब सुनो, अगर पूछेगा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इस क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये तो बनाना ही पड़ेगा उदाहरण के तौर पे कि अमीबा में जनन की क्रिया इस तरीके से होती है। या पूछेगा कि एक कोशिकीय जीवों में जनन की क्रिया किस विधि द्वारा होती है, तब भी यही बनाओगे। या पूछेगा क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन को हिंदी में लिखा जाता है पुंजक, तब भी यही लिखोगे, यही बनाओगे। लेकिन बनाने के बाद लिखोगे कैसे, इस बात को एकदम ध्यान से सुनो। सब लोग चैट लिखना, कमेंट करना अगले 5 मिनट के लिए बंद कीजिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 2 मिनट के लिए चलो बंद कर लो, ठीक है ना। सर इंग्लिश का PDF मिलेगा ना? हाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल चल जाएगा, ठीक है ना। सुनो, अब अगले 2 मिनट के लिए आप लोग लिखना बंद कीजिए और चुपचाप सुनिए। अगर पूछेगा अमीबा में जनन की क्रियाविधि किस विधि द्वारा होती है, इसका सचित्र वर्णन करें। या अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इस क्रिया का सचित्र वर्णन करें। या क्लोन किसे कहते हैं या किस क्रिया विधि द्वारा बनते हैं, इस क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो सबसे पहले आप लोग ये बनाइएगा, क्वेश्चन अभी हम लिख देंगे और फिर लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे। अमीबा एक कोश की जीव है, तो या तो अमीबा नाम लिख लीजिएगा या लिखिएगा एक कोश की। एक कोश की जीवों में जनन की क्रिया अलैंगिक जनन के कारण होती है। यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, जिसे केंद्रक विभाजन तथा कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। केंद्रक विभाजन की क्रिया में
कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके विभाजित होने की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जिसके पश्चात कोशिका का कोशिका द्रव्य सिकुड़ने लगता है और इस क्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं, जिसके कारण दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं और ये क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। इतना लिखोगे। तो जितना हम बोल रहे हैं जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उतना लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम बैठ के लिखने लगेंगे तो आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक। अब क्लोन क्यों कहते हो? क्लोन इसीलिए कहते हो क्योंकि ये एक कोश के जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होता है। हम सबसे पहले यही बोले हैं। तो जितने भी जीव हैं या जितना भी अलैंगिक जनन होगा, सब में विभाजन किस क्रिया के कारण होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण, विभाजन के कारण, समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होगा। और इसी को इंग्लिश में कहते हो माइटोटिक सेल डिवीजन। अगर बच्चा ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई हो यहाँ तक, पहला पेज और दूसरा पेज, तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखो। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। चलो, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, जल्दी करिए। हाँ, रिपीट कर देंगे उसको, रूपा कुमारी जी, उसको पर मत रहिए। पर अगर यहां तक ये बात समझ में आ गई हो कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इस क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें, या अमीबा में जनन की क्रिया का सचित्र वर्णन करें, या क्लोन किसे कहते हैं, या किस क्रिया विधि द्वारा बनते हैं समसूत्री कोशिका की, ये अगर समझ में आ गई तो बता दीजिए। ठीक, यस सर का आंकड़ा 99.99% है। 2-4 बच्चे हैं जो नो लिख रहे हैं। नो जो बच्चे लिख रहे हैं, बच्चा ध्यान से पढ़िए, अभी ये एक बार फिर आएगा जब लैंगिक जनन पढ़ाएंगे तब। ठीक है ना? चलो, उसके बाद वहां पे हम रिपीट करके एकदम अच्छे से आपको समझा देंगे। एक भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि हम छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो अब आते हैं लैंगिक जनन पे, दूसरा प्रकार। किस पे? लैंगिक जनन पे। उसको इंग्लिश में क्या कहते हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज पहली क्लास है इसलिए हम बहुत स्लो चल रहे हैं। ठीक है ना? रिप्रोडक्शन, ये समसूत्री, अर्धसूत्री, अलैंगिक जनन, ये सब बाद में आएगा। फिर से लैंगिक जनन तो फिर से ना पढ़ना पड़े बच्चा आपको, इसलिए पूरा तन मन धन जो कहा जाता है, पूरा दिमाग यहीं लगा दीजिए। ठीक, अब आ जाओ लैंगिक जनन पे। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पढ़े हो समसूत्री कोशिका विभाजन, पिछले पेज पे था, जिसमें एक कोशिका विभाजित होती है कितनी कोशिकाओं में? 2 कोशिकाओं में। और इसके विभाजित होने को ही क्या कहते हो? समसूत्री कोशिका विभाजन। क्योंकि समान रूप से विभाजित होता है, गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? चलो, अब आते हैं लैंगिक जनन पे। अब लैंगिक जनन, सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, लैंगिक जनन जब भी होगा बहु चलो, लैंगिक जनन जब भी होगा हमेशा बहुकोश की जीवों में होगा। लैंगिक जनन एक कोश की जीवों में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है, एकदम मन में बैठा लेना। तो उदाहरण के तौर पर हम यहां ले रहे हैं ह्यूमन। क्या ले रहे हैं? ह्यूमन या मनुष्य। अपना ही उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मानव में जनन, तब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उससे अच्छा थोड़ा बहुत यहां भी समझ लिए रहेंगे। तो उदाहरण के तौर पर इस वो में हम लिख रहे। तो कह रहा है, ठीक, जो ह्यूमन है उसमें एक मेल या नर शरीर होता है, ठीक, और दूसरा फीमेल या मादा शरीर होता है। ये तो आप लोग को जानते हो, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब जब लैंगिक जनन के आधार पर जीवों का शरीर 2 भागों में विभाजित होता है, तो मनुष्यों में नर शरीर अलग होता है और मादा शरीर अलग होता है। नर के शरीर में अपने जनन अंग होंगे और मादा के शरीर में अपने जनन अंग होंगे। अब नर जनन अंग में, ठीक है ना, जो प्राथमिक जनन अंग होता है उसको कहते हैं टेस्टिस, या इसी को कहते हैं वृषण, जो वृषण कोश में होता है। तीसरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ा जाएगा। और मादा जनन अंग में जो प्राथमिक जनन अंग होता है उसको कहते हैं ओवरी या अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय।
ठीक, दोनों लिख दे रहे हैं, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, जिसको जो बच्चे को जो समझ में आ रहा हो। वृषण के अंदर या टेस्टिस के अंदर एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। ठीक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, मादा के शरीर में जो क्रिया होती है उसको कहते हैं हम लोग अंडाणु जनन। क्या कहते हैं? अंडाणु जनन। स्टेप बाय स्टेप एकदम याद रखिएगा और ऐसे ही आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा घर पे करने की। इसको इंग्लिश में कहते हो डबल ओजेनेसिस या oogenesis। एकदम स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा। स्पर्मेटो मतलब स्पर्मेटोगोनिया, जेनेसिस मतलब निर्माण होना, उस समय डिटेल में पढ़ लिया जाएगा दूसरे तीसरे चैप्टर में जब आएगा। ठीक, अब कह रहा शुक्राणु जनन की क्रिया में क्या बनता है? शुक्राणु बनते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो? स्पर्म। क्या कहते हो? शुक्राणु। ठीक, और अंडाणु जनन की क्रिया में क्या बनते हैं? ओवम, जिसको इंग्लिश में कहते हो क्या? अंडाणु। अब सुनो, यहां क्वेश्चन पूछता है एक ऑब्जेक्टिव में कि युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो जब शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों एक ही समय पर बनते हैं तो इसको बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या? गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस या युग्मक जनन। गैमिटो मतलब गैमीट्स या युग्मक, और जेनेसिस मतलब निर्माण होना। तो जब शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों बनेंगे तो उसको कहोगे युग्मक जनन। केवल शुक्राणु बनेगा तो उसे कहोगे शुक्राणु जनन। केवल अंडाणु बनेगा तो उसे केवल कहोगे अंडाणु जनन। और आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे कि मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो पुरुषों में भी 46 और स्त्रियों में भी कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। लेकिन जब शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी। तो जाहिर सी बात है, जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए तो आधा होते समय इसमें अगर पूछेगा शुक्राणु और अंडाणु बनते समय कौन सा विभाजन होता है, तो होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, हम यही लिख दे रहे हैं। तो यहां कितने क्वेश्चन हो गए? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी थियरी में हो गया। क्या सब्जेक्टिव में क्या हो गया कि शुक्राणु जनन के बनने की क्रिया को क्या कहते हो? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। शुक्राणुओं में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23। अंडाणु जनन की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडाणु जनन। अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। क्यों 23 होता है? क्योंकि इनके बनते समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। शुक्राणु और अंडाणु दोनों बनते हैं, दोनों के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों के बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 1 मिनट बच्चा दीजिएगा, 1 मिनट। एक मिनट दिया बच्चा, कमेंट आप लोगों का रुक गया है, अभी सही हो जाएगा। 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए, ठीक है ना? चलो, आवाज जा रही होगी आप लोगों को? चलिए सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दोनों बन रहा होगा तो उसे क्या कहोगे? युग्मक जनन। अब अगला स्टेप होता है निषेचन। शुक्राणु तथा अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो ठीक है ना? शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। मिलने की क्रिया को क्या कहोगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या इसी को हिंदी में कहते हो निषेचन। एक
जिसको इंग्लिश याद हो वो इंग्लिश याद कर लेगा, जिसको हिंदी याद हो वो हिंदी याद कर लेगा। उसे क्या कहोगे? निषेचन। और निषेचन के पश्चात जो पहली कोशिका बनती है, जो निषेचन के पश्चात पहली कोशिका बनती है, उसी को हम लोग कहते हैं जाइगोट या युग्मनज कहते हो। चलो यहाँ हिंदी भी लिख दे रहे हैं, युग्मनज, जाइगोट या युग्मनज कहते हैं, जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। और इसी जाइगोट की सहायता से फिर अगले शरीर का निर्माण होगा। सर मेरा कमेंट नहीं पहुंच रहा है क्या? कमेंट अचानक पता नहीं कैसे आप लोगों का रुक गया था बाबू, ठीक है ना मोहन गोस्वामी जी। चलो अगले स्टेप में क्या हो रहा है? जाइगोट बन गया, अभी इसको फिर से समझा रहे हैं। अब जाइगोट के बाद क्या होगा? जाइगोट जो बना था कोशिका बच्चा, यहाँ पे जो अकेले एक कोशिका बनी थी, इसमें एक क्रिया होगी भ्रूण निर्माण, जिसको इंग्लिश में कहते हो एम्ब्रियोजेनेसिस, या इसी को क्या कहोगे? भ्रूण निर्माण, भ्रूण निर्माण कहते हैं, ठीक। जिसके कारण अगले 1 महीने में ये बदलेगा किसमें? भ्रूण में। अगले 1 महीने में क्या बदलेगा? भ्रूण में। तो गर्भधारण के समय 1 महीने की अवस्था को क्या कहते हो? एम्ब्रियो कहते हो या भ्रूण कहते हो। कितना समय लिया ये बनने में? इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होता जाएगा। 1 मंथ, 1 मंथ। और भ्रूण निर्माण के पश्चात अगले 8 महीनों में, क्योंकि 1 महीना तो बीत गया, अगले 8 महीनों में ये बदलेगा किसमें? फीटस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्भ। अच्छा यहां लिखना है फीटस, इसको क्या कहते हैं? फीटस। चलो सीधे गर्भ लिख दे रहा हूं, क्या कहोगे? गर्भ। और ये गर्भ काल कहलाता है, ठीक है ना। इसको क्या कहोगे? गर्भ काल। 1 महीना तो बीत गया और गर्भकाल कितने महीने का बचा है? 8 मंथ का। टोटल मिला के अगर पूछेगा कितने महीने का हो गया, तो 9 महीने का। और जैसे ही गर्भकाल पूरा होगा, अगला स्टेप होगा क्या? प्रसव, पार्चुरेशन, या इसी को कहते हो प्रसव। और प्रसव के पश्चात एक नवजात शिशु का क्या होता है? जन्म होता है। नवजात शिशु का जन्म होता है। और इसी नवजात शिशु के जन्म लेने की क्रिया को ही क्या कहते हो? लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब शुरू से फिर से समझाते हैं। जब भी एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसका रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। पहले चैप्टर की बात हो रही है, तीसरे चैप्टर की बात नहीं हो रही है। तो हम लोग सबसे पहले इसको बनाएंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे? बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे स्टेप एकदम जरूरी है, ठीक है ना। हाँ मोस्ट ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको, उसको लेकर परेशान मत रहिएगा। आप लोगों का एप्लीकेशन पे उसको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा, या यूट्यूब पे जहां भी सर बोलेंगे वहां पे उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। चलो चलो तो क्या कहोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे लिखना स्टार्ट करोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जैसे मनुष्यों में नर के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जबकि मादा के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्यों के नर जनन अंग में प्राथमिक जनन अंग वृषण होता है, जिसके अंदर शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, जिसके कारण शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जबकि स्त्रियों के शरीर में अंडाणु जनन की क्रिया के समय अंडाशय में ओवम का या अंडाणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणु तथा अंडाणु के बनते समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है, जिसके कारण क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, जबकि शुक्राणु तथा अंडाणु के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात इसमें भ्रूण निर्माण की क्रिया होती है, जिसके कारण 1 महीने में भ्रूण का निर्माण होता है, और गर्भकाल 8 महीने और वो उसको जोड़ के 9 महीने टोटल हो जाएंगे में गर्भ का निर्माण होता है। मतलब जब बेबी प्रेगनेंसी के समय 2 महीने से लेकर 9 महीने तक की अवस्था को क्या कहते हो? गर्भ कहते हो। और 1 महीने की प्रेगनेंसी की अवस्था को क्या कहते हो? भ्रूण कहते हो। और गर्भकाल पूरा होने के पश्चात पार्चुरेशन या प्रसव की क्रिया होती है, जिसके कारण एक नवजात शिशु का जन्म होता है। इस क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। अब सुनो, लैंगिक जनन तो कह लिए। अब अगर पूछेगा लैंगिक जनन की विशेषताएं बताइए, तो लैंगिक जनन की क्या क्या विशेषता हो जाएगी? 1 मिनट देखो। सबसे पहला विशेषता क्या हो जाएगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। हम यहाँ स्टार बना दे रहे हैं। सबसे पहला विशेषता क्या होगा? अर्धसूत्री कोशिका। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? युग्मक जनन। और युग्मक जनन में शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दोनों आ गया। तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी? निषेचन।
चौथी विशेषता क्या हो जाएगी? भ्रूण निर्माण। पांचवी विशेषता क्या हो जाएगी? गर्भ का निर्माण। और फिर एक नवजात शिशु का जन्म होगा। ये तो एकदम पूरी तरीके से सही है। और ये क्रिया अलैंगिक जनन में नहीं हो रहा था, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। लैंगिक जनन में ये सारे चरण स्टेप बाय स्टेप होंगे, लेकिन अलैंगिक जनन में ये क्रिया नहीं होगी। तो जो स्टेप बाय स्टेप आप बना रहे हो, अगर दीर्घ उत्तरी में यही क्वेश्चन पूछेगा तो यही आपको पूरी तरीके से लिखना भी पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, सब्जेक्टिव देखो, जैसे एक चैप्टर खत्म होगा, जितना हम लोगों को पढ़ना है, जरूर से ज्यादा तो पढ़ना नहीं है, पहले डिटेल कर लिया गया, वो सारे क्वेश्चन बना के आप लोगों को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन से संबंधित ऑब्जेक्टिव आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है ना? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, इंजमामुल हक जी, हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। ये अगर लैंगिक जनन अच्छे से समझ में आ गया हो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, तो आप बताइए। चलिए बताओ बच्चा, अगर लैंगिक जनन आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ गया हो तो बताइए। रिपीट अभी कर देंगे, उसको लेके परेशान मत रहिए। ऐसे ना, आप लोगों का ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, परेशान मत रहिएगा। तीसरे दिन हम लोग कोशिश करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव करने के लिए। हर टीचर मैक्सिमम 4 दिन लेगा आपके एक चैप्टर के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है ना? ऑल क्लियर सर। अब आओ, अब इसी में लैंगिक जनन तो हो गया, तो यहां पर जो हम लोगों ने लिखा था ये वाला हिस्सा, तो लैंगिक जनन डिटेल में पूछेगा तो उतना ही करेंगे, लेकिन अलैंगिक जनन के लिए एक तो हम लोग ये बता सकते हैं, लेकिन दूसरा अमीबा में अलैंगिक जनन बहुखंडन के कारण भी होता है। ये तो द्विखंडन हो गया, तो द्विखंडन पूछेगा तो यही लिखेंगे सीधे सीधे, अमीबा में जनन की क्रिया द्विखंडन के कारण होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विखंडन। यहां हम लिख दे रहे हैं द्विखंडन। ठीक, और इसके अलावा भी अलैंगिक जनन में और प्रकार हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझने की क्रिया करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, सर आप परिभाषा नहीं लिख रहे हैं तो नंबर कैसे मिलेगा? प्लीज सर रिप्लाई मी। प्रीति यादव जी, सब चीज़ें हम यहीं कर देंगे तो आप घर बैठ के केवल रटेंगे क्या? आपका एग्जाम लिखित है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस खुद कीजिए। आप 3 घंटा किसी भी सब्जेक्ट को लेके एक जगह बैठिए रात में, और देखिए कि हम 3 घंटा बैठ कर लिख पा रहे हैं कि नहीं, कि 2 ही घंटे में लिख के थक जा रहा है। थोड़ा थोड़ा लिखने पे आपको अपना पीठ थपथपाएंगे कि हमने तो सारा आंसर, सारा क्वेश्चन करके आया है, पर सारा क्वेश्चन में अटेम्प्ट में लिखा कितना है? थोड़ा थोड़ा। तो आप लोगों को लगेगा कि सारा क्वेश्चन करके आया, नंबर कहाँ इतना कम मिला? नंबर कम मिलने का रीजन सिर्फ इतना होगा बच्चा कि आपने उसको पूरा अच्छे से लिखा नहीं। ठीक है ना? चलिए, हाँ वही बच्चा जो भी तिवारी बाबा है, वही आप जो बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सत्य है। ठीक है ना? चलो, आपका क्वेश्चन का आंसर वही है जो आप दिए हैं। तो अगला लिख रहे हैं अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक, अब ये अलग से भी पूछता है 2-2 नंबर। अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक, अलैंगिक जनन की विधियां। आज जानबूझ के हम स्लो चल रहे हैं। ठीक, तो इसको लेके परेशान मत रहिएगा कि ऐसे ही क्लास चलेगा क्या। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं चलेगा, इतना धीमे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत प्रिपेयर करनी पड़ेगी, साथ में टीचर की मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, अब अलैंगिक जनन की विधियों में एक विधि हम लोग पढ़ लिए, क्या? द्विखंडन, जो कि अमीबा में पढ़ लिए। द्विखंडन, ये तो हो गया। ठीक, दूसरी विधि हम लोग पढ़ रहे हैं अब बहुखंडन। चलो, बहुखंडन। बहुखंडन किसे कहते हैं? मल्टीपल फ्यूजन कहते हो। फिलहाल वो इंग्लिश में मल्टीपल फ्यूजन कह के आज तक नहीं पूछा, तो हम नहीं लिख रहे। ठीक है ना? चलो, 6 प्रकार का होता है, 6 नहीं लिखना है बैठ के। ठीक है ना बच्चा? तो मान लो अमीबा को ही ले रहे हैं फिर से। अमीबा, बीच में केंद्रक और उसमें जो है कोशिका द्रव्य। अब अमीबा के बीच में जो ये संरचना है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? केंद्रक कह रहे हैं, न्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक। अब अमीबा में अगर द्विखंडन की क्रिया हो रही थी, तो सबसे पहले जो क्रिया हो रही थी उसको कह रहे थे क्या? उसको कह रहे थे बच्चा आप, उसको कह रहे थे क्या? केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस। लेकिन ये कब हो रहा था? द्विखंडन के समय। लेकिन अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? बहुखंडन। तो इसके केंद्रक में केंद्रक विभाजन के स्थान पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, या इसको कहोगे स्वतंत्र केंद्रक विभाजन। स्वतंत्र केंद्रक विभाजन,
स्वतंत्र केंद्रक विभाजन की क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होगा, अमीबा की कोशिका तो वैसे के वैसे पड़ी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका केंद्रक बार बार विभाजित हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ठीक है ना, 1024, ऐसे लगातार संख्या में क्या होगा, बढ़ेगा। और कोशिका द्रव्य तो उसमें अंदर की तरफ फैला ही है, तो एक टाइम बच्चा ऐसा आएगा कि इतने अधिक केंद्रक इसके अंदर हो जाएंगे कि इसका बाहरी आवरण टूट जाएगा। क्या होगा, बाहरी आवरण टूट जाएगा। और जैसे ही इसका बाहरी आवरण टूटा, सभी केंद्रक क्या होंगे, कोशिका के सभी केंद्रक कोशिका के क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और सभी केंद्रक जब कोशिका के बाहर आएंगे तो कोशिका के बाहर आने के साथ साथ इनके चारों तरफ क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। और आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, मतलब उसके बगैर जीवन संभव नहीं होता है, उसके बगैर जीवन संभव नहीं होता है। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य हो जाएगा, कोशिका द्रव, ठीक। और बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, ये न्यूक्लियस या केंद्रक। अब ये क्या करेगा, कोशिका द्रव्य अपने चारों तरफ कोशिका झिल्ली का निर्माण कर लेगा, अपने चारों तरफ क्या करेगा, कोशिका झिल्ली का निर्माण करेगा, जिसके कारण एक ही समय पर, जिसके कारण क्या होगा, एक ही समय पर अनेक अमीबा का निर्माण होगा, एक ही समय पर अनेक अमीबा का क्या होगा, निर्माण होगा। और इनके बनने की क्रिया को ही क्या कहोगे, इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य भी रहेगा, और इनके बनने की क्रिया को ही क्या कहते हो, बहुखंडन। तो अमीबा में जनन की क्रिया केवल द्विखंडन के कारण नहीं होता है, बहुखंडन के कारण भी होता है, ठीक है ना। क्या बनेंगे, अनेक अमीबा बनेगा, अनेक अमीबा, ठीक है ना। चलिए एक ठीक, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से आएगा, बाद में समझा दिया जाएगा, उसको लेके परेशान रहो, अभी यहाँ पे रहो। तो अगर पूछेगा अमीबा में जनन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए 2 नंबर में, तो सबसे पहले द्विखंडन के बारे में भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि अमीबा में द्विखंडन भी होता है, और अमीबा में बहुखंडन भी होता है, इसको भी हम लोग लिखेंगे। और अमीबा में बहुखंडन कैसे होता है, तो कैसे लिखोगे, अमीबा में बहुखंडन की क्रिया के समय स्वतंत्र केंद्रक विभाजन की क्रिया होती है, जिसके कारण अमीबा का केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होता है, जिससे अनेक केंद्रक का निर्माण होता है। और कुछ समय के पश्चात अमीबा का बाह्य आवरण, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली टूट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सभी केंद्रक कोशिका द्रव्य के साथ बाहर आ जाते हैं, और जिसके पश्चात वह अपने चारों तरफ कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है, और एक ही समय पर अनेक अमीबा बन जाते हैं। चलो बताओ, और इस क्रिया को क्या कहते हो, बहुखंडन कहते हो। चलिए चलिए दो को, चलिए हाँ 2 विधियां होती है, अच्छा ये लिखा है, चलो हिंदी में लिख दिया, हम कंफ्यूज हो गए। बात समझ में आ गई, अमीबा में समझ में आ गया। चलिए गुरुजी प्लीज क्रैश कोर्स का खत्म होते ही पीडीएफ तुरंत भेजवा दीजिएगा, ठीक है। सारे हम बोल देंगे कि एक्टिव रहें सब लोग, पीडीएफ तुरंत टाइम से भेजे, बच्चे कह रहे थे, ठीक है ना। चलो बताओ, ये बात समझ में आ गई हो तो बताओ, बताओ ये बात अगर समझ में आ गई हो, आज का इतना टॉपिक, जितना भी टॉपिक पढ़े हो, ये सारे टॉपिक अगर समझ में आ गए हो तो बताओ। ये टॉपिक नहीं है, हम ही हैं, ठीक है ना। हाँ लॉन्ग आंसर विस्तार से बताएंगे, उसको लेके परेशान मत रहिएगा, ठीक। चलिए कमेंट आ रहा है आपका, ब्यूटी, यस सर यस सर यस सर, ठीक है। कोमल कुमारी जी आपका भी कमेंट आ रहा है, यस सर, सबका आंसर आ रहा है कि हाँ सर क्लियर है, ठीक ठीक, तुरंत चला जाएगा पीडीएफ, परेशान मत रहिए, ठीक। चीज शिवानी कुमारी जी, वो लिखने की प्रैक्टिस आप करिए, इस बात का ध्यान रखिए, नोट्स तो मिल जाएगा आपको, उसको परेशान मत रहिए, पर लिखना तो आपको है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए चलो अब आते हैं किस पे, 2 क्वेश्चन पूछता है मुकुलन पे, मुकुलन पे 2 क्वेश्चन पूछता है, और दोनों में एक होता है हाइड्रा, HYDRA, एक होता है हाइड्रा, और दूसरा होता है ईस्ट,
कौन सा होता है? ईस्ट। हाइड्रा एक जलीय जीव है और ईस्ट एक कोशिकीय शैवाल है। और इन दोनों में अगर पूछेगा जनन की क्रियाविधि किसके द्वारा होती है, तो इन दोनों में जनन की क्रियाविधि द्वारा होती है ईस्ट द्वारा। इसीलिए दोनों नाम हम एक साथ लिख दिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। हाँ, हाइड्रा और ईस्ट में जनन की क्रियाविधि किसके द्वारा होती है? मुकुलन या बडिंग के द्वारा होती है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप इंग्लिश मीडियम से है बच्चा, अभिषेक कुमार जी दोनों लिखा है, परेशान मत रहिए, ठीक। चलिए, तो हाइड्रा में जनन की क्रियाविधि किसके द्वारा होती है? मुकुलन के द्वारा। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं बडिंग या मुकुलन, मुकुलन, ठीक है ना, बडिंग या मुकुलन, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको? ईस्ट को लेते हैं। चलो, सबसे पहला हम लोग लेते हैं, चलो हाइड्रा लिखा है तो हाइड्रा को लेते हैं। हाइड्रा, सबसे पहले हम लोग किसको लेते हैं? हाइड्रा को। हाइड्रा में पूछेगा मुकुलन की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें, तो कैसे बनाओगे? तो हाइड्रा एक जलीय जीव है जिसके ऊपरी भाग में अंगुलियों के समान संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? टेंटिकल्स या स्पर्शक। और ये किसी सबस्ट्रेटम या आधार से क्या होता है? चिपका होता है। किससे? आधार से क्या होगा? चिपका होगा। और उंगलियों के समान संरचना जो पाई जाती है उसको कहते हैं स्पर्शक। क्या कहते हैं? स्पर्शक। और इसके आसपास क्या होता है? इसके आसपास होता है जल, क्योंकि जलीय जीव है तो इसके आसपास क्या होगा? जल होगा। तो ये हो गया क्या? हाइड्रा, ठीक है ना। मुकुल बनता है, मुकुल अलग चीज है, बड अलग चीज है, बडिंग अलग चीज है बच्चा। मुकेश कुमार जी इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो, हाँ, बिहार बोर्ड में ऐसे ही लिखेंगे इतना डिटेल में ताकि नंबर अच्छे से मिले, ठीक। चलो, तो सबसे पहले क्या रहा है कि जब वातावरण इसके प्रतिकूल हो जाए, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, तो इसके बाह्य आवरण में किसी एक जगह समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होगी। समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होगी। और समसूत्री कोशिका विभाजन होने के कारण क्या होगा? इसके किसी एक स्थान पर क्या होगा? लगातार कोशिका विभाजन होने के कारण वो बाहर की तरफ क्या करेगा? वृद्धि करेगा। और बाहर की तरफ जो संरचना बनेगी, इस संरचना को हम लोग कहते हैं बड या मुकुल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और इसके बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? बडिंग या मुकुलन कहते हैं, ठीक है ना। और जब वातावरण इसके अनुकूल होगा, जब वातावरण क्या होगा? इसके अनुकूल होगा, मतलब सामान्य मात्रा में इसको जल तो मिले रहा है, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें मिल जाए, ठीक है ना। अनुकूल यहां सीधे लिख दे रहे हैं, अनुकूल। तो ये तेजी से क्या करेगा? वृद्धि करेगा। और तेजी से वृद्धि करने के कारण इसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या अंगुलियों के समान संरचनाएं बन जाएंगी, ठीक। अंगुलियों के समान क्या होगी? संरचनाएं बनेगी। और कुछ समय के पश्चात ये क्या होगा? पौधे से अलग हो जाएगा, या इस जीव से क्या होगा? वो अलग हो जाएगा। और इस जीव से अलग होने के पश्चात एक नए हाइड्रा का निर्माण करेगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? मुकुलन की क्रियाविधि द्वारा बना है। हार्ड लग रहा है सर, कोई बात नहीं बच्चा, मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। इसे क्या कहोगे? न्यू हाइड्रा। देखो, जो कहानी आप पहले से पढ़ते आए हो, अगर उसी दौर पे चलते रहोगे तो आप सिर्फ बोले हैं ना कि अपना पीठ थपथपाओगे कि अरे यार मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, पर सारे क्वेश्चन में तुमने कितना लिखा है वो रिजल्ट आने के बाद नंबर बता देता है कि यार थोड़ा थोड़ा लिख के आए थे क्या। तो या तो आप एकदम बढ़िया से अच्छे से लिख दीजिए कि टीचर को नंबर काटने का मौका ही ना मिले, ठीक है ना। हाँ, सेटअप एग्जाम की बात कर रहा है, बोर्ड एग्जाम की बात करो। तो हाइड्रा में अगर पूछेगा जनन की क्रियाविधि कैसे होती है, तो इस विधि द्वारा होती है। सबसे पहले फिगर बनाओगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मुकुलन। 2 नंबर में पूछेगा तब भी। और बायोलॉजी में जब भी आंसर लिखने की कोशिश करिएगा फिगर के साथ लिखने की कोशिश करिएगा। लिखोगे कैसे? हाइड्रा एक जलीय जीव है जो किसी आधार से चिपका होता है, जिसमें स्पर्शक नामक संरचना पाई जाती है। मुकुलन की क्रिया के समय समसूत्री कोशिका विभाजन होने के कारण किसी एक भाग में नियंत्रित कोशिका विभाजन होने के कारण बड या मुकुल का निर्माण होता है।
यह बड या मुकुल अनुकूल परिस्थितियों में जीव से अलग होकर एक नए जीव को उत्पन्न करता है और इसके बनने की क्रिया को मुकुलन कहते हैं, ठीक है ना, या बडिंग कहते हैं। जी गुरुजी, यस सर। अच्छा, इसको A4 साइज में करवा के भेजें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आराम से ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो, अमन कुमार जी, प्रैक्टिस करना आपका काम है, हमारा काम है करवाना प्रैक्टिस, वो हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है ना। चलिए चलो, अगला स्टेप क्या है? ईस्ट। अगला क्या है? ईस्ट, ठीक। अगला क्या है? ईस्ट। अब सुनो, ठीक, प्रैक्टिस करना आपका काम है, आप प्रैक्टिस से पीछे मत भागिए। सब कुछ आपको अगर बना बनाया मिल जाए तो फिर आप उसको क्या करेंगे? सिर्फ रटेंगे और एग्जाम में लिखेंगे नहीं। आपको सब आता रहेगा पर आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। रीज़न आपने लिखा नहीं है बैठ के कि कितना समय लगता है इसको लिखने में। ये बात तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आज एक बार कम से कम सारे टीचर जब भी पढ़ाएंगे उसको कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है ना। चलो चलो, आगे कह रहा है कि क्या? ईस्ट। ईस्ट में भी जनन की क्रियाविधि किसके द्वारा होती है? तो बडिंग या मुकुलन के द्वारा। बडिंग या मुकुलन के द्वारा, ठीक है ना, बडिंग या मुकुलन के द्वारा। अब इसमें भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? मान लो कह रहा है कि ये ईस्ट की कोशिका है। क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट। ये एक कोशिकी कवक है, इस बात का ध्यान रखना। ये ईस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय कवक होता है, ठीक, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब चलो, होगा क्या? सबसे पहले ईस्ट के किसी एक भाग में समसूत्री कोशिका विभाजन होने के कारण ये लंबाई में वृद्धि करेगा, जिससे बनेगा क्या? आउट ग्रोथ या बाह्य वृद्धि होगी। बाह्य वृद्धि होगी, जिसके कारण ईस्ट की कोशिका के किसी एक भाग में बाहर की तरफ क्या होगा? वृद्धि होने लगेगा। और सबसे पहला काम क्या होगा इसमें? ये संरचना जो बन रही है इसी को क्या कह रहे हो? बाह्य वृद्धि कहते हो। बाह्य वृद्धि, जिसको हम बाद में क्या कहते हैं? बड या मुकुल कहते हो। क्या कहते हो? बड या मुकुल। और कुछ समय के पश्चात इसमें स्टार्ट हो जाएगा बच्चा। आज यहीं तक रहने दीजिए, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी जितना समय है 5-6 मिनट उसमें कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक विभाजन। क्या होगा? केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन होगा, ठीक, जिसके कारण इसका केंद्रक क्या होगा? 2 भागों में विभाजित होने लगेगा। अच्छा, मुकुल बन गया था। इसका केंद्रक क्या होगा? 2 भागों में विभाजित होगा। और कोशिका द्रव्य तो है ही। एक केंद्रक आने लगेगा इसका किस हिस्से में? बड या मुकुल वाले हिस्से में। और कुछ समय के पश्चात क्या होगा? कुछ समय के पश्चात ये वाला हिस्सा तो ऐसे था ही, एक यहाँ बना ही है नीचे, दूसरा यहाँ भी बन गया एक। और जैसे ही वातावरण इसके अनुकूल होगा, ये क्या होगा? इससे अलग होकर एक नए ईस्ट का निर्माण होगा। यहाँ तक केंद्रक विभाजन हुआ था और यहाँ हो जाएगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन में कितनी कोशिकाएं बने? 1 से 2 बने। तो ये क्या बन गया? 2 नए ईस्ट बन गया। ईस्ट की कोशिका बन गया। और जब एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो रही है बच्चा, तो इसके विभाजित होने की क्रिया को भी हम लोग क्या कह रहे थे? समसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में नहीं आई होगी, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो, ये टॉपिक भी अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो बताओ। ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, इससे इंपॉर्टेंट जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हम लोग कर लेंगे आराम से।
ठीक है ना। हाँ चलो, समसूत्री कोशिका विभाजन, रेशम खातून जी, रेशमा कुमारी जी, सॉरी। चलिए ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं, शुरू से एक बार रिवाइज कर लिया जाए। जनन किसे कहोगे? जब कोई कोशिका या जीव अपने ही जैसे किसी कोशिका या जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है तो इस क्रिया को जनन कहते हैं, जिससे जीव संख्या में वृद्धि करते हैं। यह क्रिया कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन में उदाहरण क्या लिया? अमीबा। अमीबा में विभाजन की क्रिया या जनन की क्रिया किस विधि द्वारा होती है? द्विखंडन। द्विखंडन की क्रिया में अमीबा का केंद्रक सबसे पहले दो भागों में विभाजित होता है, जिसके विभाजित होने की क्रिया को केंद्रक विभाजन कहते हैं, जिसके कारण दो नए केंद्रक का निर्माण होता है। कुछ समय के पश्चात इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, जिससे दो नए अमीबा का जन्म होता है, और इनके जन्म होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है ना। हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा फालतू की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, समय नहीं गंवाना है। लैंगिक जनन, उदाहरण मनुष्य। मनुष्यों में लैंगिक जनन की क्रिया इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य बहुकोश की जीव होता है, और मनुष्यों में लैंगिक जनन के समय शुक्राणु और अंडाणु जब बनते हैं तो उसके बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। लिखते हो कैसे? नर तथा मादा जननांग में प्राथमिक जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग में वृषण पाया जाता है, जबकि मादा जननांग में अंडाशय पाया जाता है। वृषण के अंदर शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, जिसके कारण शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और मादा जनन के अंडाशय में अंडाणु जनन की क्रिया होती है तो अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, और दोनों के बनते समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, और जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, और इसके बनने वाली संरचना को युग्मनज कहते हैं। और निषेचन के पश्चात सबका सब क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये भी ध्यान रखना, निषेचन के पहले अर्धसूत्री, निषेचन के पश्चात समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है ना। चलो, जिसके पश्चात युग्मनज बनता है, और युग्मनज में भ्रूण निर्माण की क्रिया होती है तो भ्रूण बनता है, भ्रूण से गर्भ बनता है, और गर्भ प्रसव की क्रिया द्वारा नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। ठीक है ना। चलिए ये आप लोग प्रैक्टिस करिए कैसे लिखना है। अलैंगिक जनन की और कौन सी विधियां हैं एक कोश के जीवों में? द्विखंडन अमीबा में, बहुखंडल भी अमीबा में, जिसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजन की क्रिया होती है स्वतंत्र रूप से। यह संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिसके कारण कोशिका झिल्ली टूट जाती है, और कोशिका झिल्ली के टूटने के पश्चात सभी केंद्रक बाहर आते हैं कोशिका द्रव्य के साथ, और अपने चारों तरफ कोशिका झिल्ली का निर्माण करके नए अनेक अमीबा का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को बहुखंडन कहते हैं। ठीक है ना। पीडीएफ मिल जाएगा, अभी परेशान मत रहो। ठीक, मुकुलन हाइड्रा में होता है, जो अभी समझा चुके, और ईस्ट में भी मुकुलन होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, क्लास आप लोगों को आज कैसी लगी और कितना समझ में आया एक बार जरूर कमेंट में लिखिए। अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। हाँ 8 बज गया, हम भी देख रहे हैं बच्चा। ठीक, चलिए जल्दी बताइए। देखिए बच्चा, जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। आप आदत डालिए लिखने की, आपका एग्जाम लिखित है, हम कितना भी आपको रटा देंगे, समझा देंगे, लिख के दे देंगे, जब तक आप बैठ के एक जगह घर पे लिखे नहीं होंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितना समय लगता है और कितना टाइम लेगा मुझे लिखने में। तो ये बात तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अमेजिंग सर, चलिए बहुत अच्छा। चलिए और अच्छा बताइए। बहुत अच्छा लगा सर जी, थैंक यू, समझ गया सर सारे टॉपिक। ठीक है, परिभाषा हम लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिभाषा लिखने पे समय जाएगा, इस बात में आप ही को लोगों का नुकसान होगा। हाँ ये कर सकते हैं कि आपको बाद में इसमें ऐड करा के उसको भेज सकते हैं। चलिए बताइए, ऐसे ही पढ़ाते रहिएगा सर, समझ में आ गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी खत्म तो होने दो, फिर इससे रिलेटेड हम कल इसको ऐड करेंगे पीडीएफ में। ऐसा मत सोचना कि इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है ना। समझाना तो एक ही जगह है, ताकि एक चैप्टर का एक पीडीएफ आपको मिल जाए, भले उसमें स्लाइड हो 20-25। ठीक है ना। आप एक ही बार में सारी चीज़ें कर डालिए। अच्छा अच्छा, ठीक, मस्त लगा सर। चलिए चलिए
पूरा समझ में आ गया। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना। बाय, जय हिंद, दिन भर ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। ये अचानक कैसे वो हो गया था, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से लाइव आ जाइए। जितने भी बच्चे लाइव हैं उन सभी का एक बार स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और इस बायोलॉजी की पहली क्लास में आप लोग एकदम मन लगा के पहले ही दिन से पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए। और एक बेहतरीन क्लास क्रैश कोर्स से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित और सबसे ज़रूरी आपको टॉपर बनाने से संबंधित आज चलेगी। और जितना हम कहेंगे सिर्फ उतना ही करने की कोशिश करिएगा। ये एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। जितना टीचर के द्वारा कहा जाए, चाहे मैं हूँ